सो हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है दीपक विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं डार्क लेजेंड हॉरर स्टोरीज यूट्यूब चैनल, जहां मैं रोज़ आप सभी को डरावनी कहानियां सुनाता। मुझे पता है काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं डली है, तो मैं ये तो बोल नहीं सकता कि मैं रोज़ आपको डरावनी कहानियाँ सुनाता रहता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैंने काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं डाली है। और हाँ, मेरा यकीन करिए कि मैं बहुत ही ज़्यादा अभी डिप्रेस चल रहा हूँ। जो कुछ भी हुआ है कुछ दिनों में, वो मेरे पूरे फोकस को ख़राब करके चला गया है और उस वजह से मैं अभी बिल्कुल फोकस नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ और मैं जानता हूँ कि ज़्यादा दिनों की बात नहीं है। मैं जैसे ही रिकवर कर लूँगा वैसे ही रोज़ जो है वो कहानियाँ जो है वो आनी शुरू हो जाएंगी। तब तक के लिए जो है मुझे माफ़ कर दीजिए। और मैंने वेयरवुल्फ सीरीज़ जो है वो स्टार्ट करी थी, जिसका मैंने पार्ट 1 जो है वो अपलोड कर दिया था और मुझे उम्मीद है वो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने नहीं सुना है तो मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप सबसे पहले जाकर पार्ट 1 को सुन लें, क्योंकि जाहिर सी बात है आपको बिना पार्ट 1 सुने पार्ट 2 समझ नहीं आएगा। तो अगर आपने नहीं सुना है तो आप उसे सबसे पहले सुन लें, उसके बाद ये जो पार्ट 2 है उसे सुने। तो अपने जो हेडफोन्स हैं उन्हें लगा लीजिए, क्योंकि वेयरवुल्फ सीरीज़ जो है उसका पार्ट 2 शुरू हो रहा है। अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कैसी लगी कहानी और आवाज़। तो चलिए शुरू करते हैं। उस महारानी ने गांव वालों से कहकर उस ब्रूस को पिंजरे से बाहर निकलवा दिया। और जैसे ही ब्रूस बाहर निकला तो उसने चैन की सांस ली और ब्रूस ने कहा, महारानी, अगर आप बुरा ना माने तो मैं एक बात कहूँ। और फिर उस महारानी ने कहा, कहो, मैं सुन रही हूँ। और फिर ब्रूस ने कहा, अगर आप बुरा ना माने तो मैं चाहता हूँ कि उस लड़की को भी बाहर निकाल दिया जाए, क्योंकि वो भी बेचारी बिना मतलब के ही उस पिंजरे में पड़ी हुई है। वो तो कोई नुकसान भी नहीं पहुँचा सकती आप सभी को, आप इतने ताकतवर जो हैं। और फिर वो जो महारानी थी उसने कहा, हाँ, कह तो तुम सही रहे हो। हाँ। और फिर उस महारानी ने अपनी गांव की भाषा में लोगों से कुछ कहा और वो जो लोग थे वो पिंजरे के पास गए और उन्होंने पिंजरा खोलकर उस लड़की को भी बाहर निकाल दिया। ब्रूस ने कहा, महारानी, आपने हमें आज़ाद कर दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं इजाज़त चाहता हूँ, मैं चलता हूँ यहाँ से। ब्रूस वहाँ से जा ही रहा था, तभी अचानक से उसके दिमाग में आया कि उसे जहाँ पर जाना था, द ग्रेव विलेज, वो गांव वही है, तो वो वापस क्यों जा रहा है। और उसके जो पैर थे वो रुकने ही वाले थे, तभी महारानी ने आवाज़ लगाई, ज़रा रुको, तुम जा क्यों रहे हो? मैंने तुम्हें जाने के लिए नहीं कहा। तुम चुपचाप यहाँ वापस आओ, और अगर तुमने एक कदम और भी आगे बढ़ाया तो मेरे ये जो लोग हैं वो तुम्हें मौत के घाट उतार देंगे, समझ गए तुम? और फिर ब्रूस ने कहा, नहीं नहीं, मैं नहीं जा रहा, मैं आता हूँ। और फिर ब्रूस वापस वहीं पर आ गया। ब्रूस ने कहा, देखिए महारानी, आपको जो भी कोई गलत फहमी हुई थी वो हमने दूर कर दी है। हम दोनों अपने अपने काम से आए थे और हम कोई दुश्मन नहीं है आपके, तो हमें यहाँ पर रखना ये काफ़ी अजीब होगा ना, क्योंकि हमारे रुकने का कोई मतलब नहीं बनता यहाँ। हमें जाने दीजिए, हम अपने अपने घर जाना चाहते हैं। इस लड़की को भी जाने दीजिए और मुझे भी। और फिर उस महारानी ने कहा, नहीं, अभी तुम घर नहीं जा सकते और तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। अभी तुम यहीं पर रहोगे, समझे? और ये लड़की भी कहीं नहीं जाएगी। और अगर तुमने यहाँ से जाने की कोशिश भी की तो तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारे साथ क्या होगा, समझ गए? और फिर ब्रूस ने कहा, हाँ हाँ, मैं समझ गया, मैं जाने की कोशिश नहीं करूँगा। यह कहकर ब्रूस और उस लड़की को महारानी ने एक छोटी सी झोपड़ी दे दी और कहा, हाँ, तुम इसमें रहोगे, ठीक है? और मेरे जो लोग हैं वो तुम पर नज़र रखेंगे और कोई होशियारी नहीं। सुबह 6 बजे तुम मुझे यहाँ पर तैयार मिलना, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा।
ब्रूस को और उस लड़की को उस महारानी ने उस झोपड़ी के अंदर भेज दिया। और जैसे ही वो लड़की और वो ब्रूस झोपड़ी में गए तो वो अपना सर खुजाने लगे। उस लड़की ने कहा, अरे यार ये मैं कहाँ फंस गई। हाँ, सोचा था कि बस फोटोज खींच के निकल जाऊंगी, लेकिन मुझे क्या पता था कि इतनी बड़ी मुसीबत में फंस जाऊंगी। अब पता नहीं घर वापस कभी जाना होगा या नहीं। और फिर ब्रूस ने कहा, तुम्हें इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है, समझी तुम? हम अपने घर ज़रूर जाएंगे, और अगर हम घबराते रहे तो मुझे पक्का यकीन है कि कुछ नहीं होने वाला। हमें दिमाग से काम लेना होगा। और फिर उस लड़की ने कहा, क्या करोगे तुम? तुमने सुना नहीं महारानी ने क्या कहा? उसने कहा है कि अगर हम यहाँ से निकलने की कोशिश करेंगे तो हमारे साथ बहुत ज़्यादा बुरा होगा। और फिर ब्रूस ने कहा, अच्छा, अगर हम यहाँ से निकलने की कोशिश करेंगे और तो हमारे साथ बहुत ज़्यादा बुरा होगा, लेकिन हमने कोशिश नहीं करी और हम यहीं पर रह गए तो वो हमारे लिए बुरा नहीं होगा। जब ये बात उस लड़की ने सुनी तो उस लड़की ने कहा, हाँ, कह तो तुम सही रहे हो, लेकिन हम निकलेंगे कैसे? बाहर उस महारानी के जो लोग हैं वो पहरा दे रहे हैं। और फिर ब्रूस ने कहा, कोई बात नहीं, हम कोई रास्ता ज़रूर निकाल लेंगे। रात के तकरीबन 1 बजे जब पूरे गांव में अंधेरा छाया था, सिर्फ मशालों से उजाला हो रखा था, बाकी अंधेरा ही था। और ब्रूस जागा हुआ था। ब्रूस ने उस लड़की को जगाया और ब्रूस ने उस लड़की से कहा, हे, उठो उठो, यहां से जाना नहीं है क्या? यहीं रहोगी क्या? और फिर वो लड़की उठी और उसने कहा, अरे मुझे नींद लग गई थी, हाँ हाँ जाना है यहाँ से। और फिर ब्रूस ने कहा, तो ठीक है, दोनों चलते हैं यहाँ से। अभी अभी मैं बाहर देख कर आया हूँ, वो जो पहरेदार थे ना, वो दोनों सो रहे थे। अगर हम चुपचाप से निकल जाए तो किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, समझी तुम? और फिर उस लड़की ने कहा, हाँ ठीक है। और फिर उस लड़के ब्रूस ने कहा, ठीक है, मेरा पीछा करना। और फिर उस लड़की ने कहा, लेकिन 1 मिनट, अगर हम यहाँ से भाग जाएंगे तो मेरा तो ठीक है, मैं अपने घर चली जाऊंगी, लेकिन जैसा तुम बता रहे कि तुम अपने भाई के लिए और उस लॉकेट के बारे में जानने के लिए आए हो, तो उन सब चीज़ों का क्या होगा? और फिर ब्रूस ने कहा, उसकी चिंता तुम मत करो, मैं बाद में मदद लेकर आऊँगा। ऐसे यहाँ पर आना मुझे बहुत ख़तरनाक लग रहा है। अगर इन्होंने कुछ गलत कर दिया तो मुश्किल हो जाएगा। हम यहाँ से चलते हैं। वो दोनों चुपचाप से उस झोपड़ी से बाहर निकले और उन्होंने देखा कि वो दोनों पहरेदार सो रहे थे। पहरेदारों को गहरी नींद में देखकर उनके अंदर थोड़ा आत्मविश्वास जगा और वो दोनों बाहर निकल गए। वो धीरे धीरे उस गांव से बाहर जाने लगे और जैसे जैसे वो एक एक कदम रख रहे थे, उनकी जो दिल की धड़कनें थी वो काफ़ी तेज़ी से धड़क रही थी। उन्हें डर लग रहा था कि कहीं कोई उन्हें देख ना ले। और ऐसे ही काफ़ी दबे पांव चलते चलते वो दोनों गांव से बाहर निकल गए। और उसके बाद उन दोनों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। ब्रूस ने कहा, देखा, मैं कह रहा था ना, यहाँ से बाहर हम निकल जाएंगे। तुम बेमतलब में डर रही थी। अब यहाँ से बस जंगल से बाहर निकला है और उसके बाद तुम अपने घर और मैं अपने घर। फिर मैं थोड़े दिनों बाद मदद लेकर आऊँगा और अपने भाई का और उस रॉकेट का पता लगा लूँगा। और फिर उस लड़की ने कहा, हाँ चलो अब चलते हैं इस जंगल से बाहर। वो दोनों उस जंगल से बाहर जा ही रहे थे, तभी कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में उन दोनों में से किसी ने नहीं सोचा था। वहां अंधेरे में एक ट्रैप लगा हुआ था और उस ट्रैप पर गलती से ब्रूस ने पैर रख दिया और ब्रूस का जो पैर था वो उस ट्रैप में फंस गया। और उस ट्रैप में फंसने की वजह से ब्रूस को इतना ज़्यादा दर्द हुआ कि वो चीख पड़ा और उसकी चीख गांव तक पहुंच गई और गांव के जो पहरेदार थे वो उठ गए।
उन्होंने झोपड़ी में झांका और देखा कि ब्रूस वहां पर नहीं था और वो अपना हथियार लेकर जंगल की ओर भागे। ब्रूस ने उस लड़की से कहा, तुम यहां से भाग जाओ, तुम यहां से भाग जाओ, मैं नहीं भाग पाऊंगा, मेरे पैर में जख्म लग गया है, और जाओ किसी को मदद के लिए लेकर आना। मैंने चीख दिया है और मुझे पक्का यकीन है उन गांव वालों ने सुन लिया होगा, वो आते होंगे, तुम जाओ यहां से। और फिर उस लड़की ने वहां से जाने से मना कर दिया और उस लड़की ने कहा, तुम्हें इस हालत में छोड़ के मैं नहीं जा सकती, जो होगा हम साथ में मिलकर देख लेंगे, आने दो उनको। पूरा गांव धीरे धीरे करके उठ गया और उन्हें पता चल गया कि ब्रूस और वो लड़की गांव से भाग चुके हैं। गांव वाले जितने भी थे वो सब जंगल के बाहर आए और उन्होंने ब्रूस को उस हालत में देखा तो ब्रूस के पैरों में वो ट्रैप फंसा हुआ था और ब्रूस के पैरों से खून भी बह रहा था। गांव के एक आदमी ने उस ट्रैप को खोला और उसके बाद ब्रूस को वो उठाकर गांव के अंदर लेकर आया और उसे सामने रख दिया। वहां पर महारानी आई और महारानी ने जब ब्रूस के पैरों में जख्म देखा तो वो बहुत ही ज्यादा घबरा गई और महारानी ने कहा, ये सब कैसे हो गया? तुम तो झोपड़ी में सोए थे ना, क्या तुमने भागने की कोशिश करी? और फिर गांव वालों ने सारी बातें बता दी और फिर उस महारानी ने कहा, तुम्हारा दिमाग खराब है, रात के वक्त तुम इस जंगल से भाग रहे थे, क्या तुम्हें पता नहीं है यहां पर तरह तरह के जानवर और तरह तरह के जाल बिछे होते हैं, रात के वक्त कोई भी उनमें फंस सकता है। ये तो शुक्र मनाओ कि ट्रैप इतना ज्यादा खतरनाक नहीं था, वरना तुम्हारा पैर उसी वक्त अलग हो जाता। और फिर ब्रूस ने कहा, अब मुझे बहुत दर्द हो रहा है, क्या तुम मुझे ज्ञान देने के अलावा मेरा इलाज करवाओगी? और फिर उस महारानी ने कहा, तुम कैसे लुच्चे इंसान हो, एक तो गलती करी, ऊपर से मैं तुम्हें समझा रही हूं तो खैर कोई नहीं। और फिर उस गांव की महारानी ने गांव के लोगों से कुछ अपनी भाषा में कहा और वो गांव के लोगों ने ब्रूस को उठाया और वो ब्रूस को उठाकर महारानी के घर में ले गए और उन्होंने वहां पर ब्रूस को रख दिया। उस महारानी ने कहा, इस लड़की को वापस उसी झोपड़ी में डाल दो और इस बार अगर ये भागने में कामयाब हुई तो देख लेना तुम दोनों की जाने जाएंगी। वो दोनों पहरेदार उस लड़की को झोपड़ी में ले गए और उसे झोपड़ी में बंद कर दिया और खुद बाहर पहरा देने लगे। ब्रूस को काफी ज्यादा दर्द हो रहा था और वो जो महारानी थी वो कुछ जड़ी बूटी लेकर आई और उसने उस जड़ी बूटी को पीसकर एक मलहम बनाया। ब्रूस ने उस मलहम को देखते हुए कहा, ये क्या है? अब ये मत कहना कि ये तुम मेरे जख्म पर लगाने वाली हो। और फिर उस गांव की महारानी ने कहा, अच्छा मुझे ये बात बताओ, अगर ये मलहम नहीं लगेगा तो तुम ठीक कैसे होगे? और फिर ब्रूस ने उस मलहम को देखा तो वो मलहम लाल था और फिर ब्रूस को ये लगा कि उस मलहम में मिर्ची है और फिर ब्रूस ने कहा, ये मलहम इतना लाल क्यों है? कहीं तुमने इसमें मिर्ची तो नहीं मिलाई? देखो मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं, ये मिर्ची वाला मलहम मेरे जख्म पर नहीं लगाना। और फिर उस महारानी ने कहा, अच्छा तो तुम्हें पता चल गया कि ये मिर्ची वाला मलहम है, हाँ कोई बात नहीं, थोड़ा दर्द होगा, सह लेना। और फिर ब्रूस उस महारानी से रिक्वेस्ट करने लगा, देखो ऐसा मत करो, मैं तुमसे कह रहा हूं ना यार, तुम्हें क्या मिल जाएगा मुझे दर्द देके, यार ये मिर्ची वाला मलहम मत लगाओ, देखो अगर तुम्हें जख्म को ऐसे ही छोड़ देना तो छोड़ दो, लेकिन ऐसा मत करो। और फिर उस महारानी ने हंसते हुए उस मलहम को लिया और ब्रूस के जख्म पर लगाना शुरू कर दिया। ब्रूस ने दर्द से अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन उसने महसूस किया कि जलन नहीं हो रही थी बल्कि ठंडा ठंडा लग रहा था। और फिर ब्रूस ने कहा, क्या मेरा दिमाग खराब हो गया है? मिर्ची में मुझे जलन लगनी चाहिए तो ये ठंडा ठंडा क्यों लग रहा है जख्म पर? और फिर महारानी ने कहा, जलन कैसी होगी, मिर्ची नहीं है ये मलहम मैंने
जड़ी बूटियों से मिलाकर बनाया है। उस महारानी ने ब्रूस के जख्म पर जो मलहम लगाया था, उस जख्म से उस ब्रूस को काफ़ी आराम मिला था और ठंडक की वजह से उसे काफ़ी अच्छी नींद भी आ गई थी। नींद आने की वजह से वो रात में सो गया। सुबह सुबह उसकी आंखें खुली तो उसने देखा कि उसके जो जख्म थे वो काफ़ी तेज़ी से भर रहे थे और ब्रूस को यकीन नहीं हुआ कि उसके जो इतने गहरे जख्म थे वो इतनी जल्दी कैसे भर रहे थे। तभी वहाँ पर वो महारानी आई और उस महारानी ने कहा, तो उठ गए तुम? रात को मैंने तुम्हें समझाया था कि भागने की कोशिश मत करना, लेकिन मुझे लगता है कि तुम दिमाग से थोड़े पागल हो, तभी मेरे मना करने के बावजूद भी तुम यहाँ से भागे। अब देखो, चोट लगवा के बैठ गए ना। और फिर ब्रूस ने कहा, अरे मुझे क्या पता था कि वहाँ पर कोई ट्रैप सेट है, और मुझे ये लग रहा था कि अगर हम यहाँ रहेंगे तो आप हमें मतलब क्या बोलते हैं, बड़े से बर्तन में पका के खा जाएंगे, इसलिए मुझे डर लग रहा था। मतलब आदिवासी तो यही सब करते हैं ना, मैंने मूवीज़ में देखा है। और फिर उस महारानी ने कहा, हाँ, मूवीज़ की बात अलग होती है, समझे? मूवीज़ में जो कुछ भी दिखाया जाता है वो सच नहीं होता, समझे? ज़रूरी नहीं है कि हर आदिवासी मतलब इंसान का मांस ही खाए। और फिर ब्रूस ने कहा, क्या आप हमें पकाकर खाने नहीं वाले? और फिर उस महारानी ने कहा, नहीं, छी, ऐसा हम क्यों करेंगे? और फिर ब्रूस ने कहा, अरे यार, मैं तो फालतू में ही डर रहा था, फिर हाँ, बेमतलब में जख्म लगवा लिया मैंने। नहीं, एक मिनट, कहीं आप खाएंगे नहीं, बलि देंगे क्या हमारी? और फिर महारानी ने कहा, तुम पागल हो गए हो क्या? हम तुम्हारी बलि क्यों देंगे? और तुम्हारी क्यों, हम किसी की भी बलि क्यों दे? हम ये सब काम नहीं करते। और फिर ब्रूस ने कहा, अच्छा तो आप बलि भी नहीं देंगी तो यहाँ से भी हम सेफ हो गए। और कुछ तो नहीं बचा। नहीं, मूवीज़ में तो सिर्फ इतना दिखाया गया है, आदिवासी खाते हैं मार के और बलि देते हैं। हाँ हाँ, और तो कुछ नहीं दिखाया, तो मतलब हम सेफ है ना? और फिर उस महारानी ने कहा, जी हाँ, आप बिल्कुल सेफ हैं और ये मूवीज़ की दुनिया से बाहर निकलिए, ये हकीकत है, समझे आप? और फिर ब्रूस ने कहा, आप मुझे आप कह के क्यों कह रही हैं? अभी तक तो आप तू ऐसा कह रही थी, अब डायरेक्ट आप। और फिर उस महारानी ने कहा, तुम कुत्ते हो क्या? और फिर ब्रूस ने कहा, हाँ अब ठीक है, अब थोड़ा अच्छा लग रहा है। वैसे किस बात का कुत्ता आपने मुझे कहा? और फिर उस महारानी ने कहा, नहीं, वो जैसे कुत्ते को घी हजम नहीं होता वैसे तुम्हें इज्जत हजम नहीं हो रही ना, तो मुझे लगा कि तुम इंसान नहीं हो। और फिर ब्रूस ने कहा, अरे महारानी, आपने तो मेरी बेइज्जती कर दी। अच्छा हुआ किसी बाहर वाले ने नहीं सुना, वरना वो बहुत हंसता। और फिर उस महारानी ने कहा, अरे सब सुन रहे हैं, डार्क लेजेंड के पूरे सब्सक्राइबर सुन रहे हैं। तभी झोपड़ी के अंदर एक आदमी भागता हुआ आया और उस आदमी ने गांव की भाषा में कुछ कहा, और जैसे ही उस महारानी ने सुना तो वो काफ़ी ज़्यादा डर गई और वो सीधा बाहर भागी। ब्रूस को कुछ समझ नहीं आया और ब्रूस ने चिल्लाते हुए कहा, अरे हुआ क्या है, कुछ बता के तो जाओ, ऐसे शौक होकर क्यों भाग रही हो? उस महारानी ने बदले में कोई जवाब नहीं दिया और ब्रूस वहीं पर लेटा रहा। वो चल फिर नहीं सकता था। उसके दिमाग में कई सारे सवाल चल रहे थे उस लड़की के बारे में कि वो कैसी है और ये महारानी अचानक से भागी क्यों। ऐसे ही कई सारे सवाल ब्रूस के दिमाग में चल रहे थे। थोड़ी देर बाद वो महारानी वापस आई और उस महारानी ने कहा, बहुत बड़ी मुसीबत हो गई है, अब पता नहीं हम क्या करेंगे। और फिर ब्रूस ने कहा, मुसीबत? कैसी मुसीबत? क्या मुझे नहीं बताओगी? और फिर उस महारानी ने कहा, तुम्हें बताकर क्या फ़ायदा, तुम थोड़ी कुछ कर सकते हो, हाँ, जो करना है मुझे ही करना पड़ेगा। और फिर ब्रूस ने कहा, ठीक है, मुझे मत बताओ, लेकिन याद रखना मैं भी तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा। और फिर जब
महारानी ने ये बात सुनी तब महारानी ने कहा, तुम तो बच्चों की तरह लड़ने लगते हो। अरे एक वेयरवुल्फ जो है वो रात को गांव के पास आया था और फिर उसने काफ़ी जानवरों को भी मार दिया। और फिर ब्रूस ने कहा, तो इसमें इतना घबराने वाली क्या बात है, जंगल है, यहाँ तो तरह तरह के जानवर होते ही हैं। अब वेयरवुल्फ आ गया तो इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी है। और फिर उस महारानी ने कहा, बड़ी बात कैसे नहीं है, वो कोई आम भेड़िया नहीं था। उसके जो पैरों के निशान थे वो बहुत ही ज़्यादा बड़े थे, वो एक भेड़िया मानव था। और फिर ब्रूस ने कहा, क्या, एक भेड़िया मानव? अरे। और फिर महारानी ने कहा, हाँ हाँ मुझे पता है, अब तुम यकीन नहीं करोगे कि भेड़िया मानव जैसी भी कोई चीज़ होती है और तुम शहर का ज्ञान दोगे कि ये सब अंधविश्वास होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और फिर ब्रूस ने कहा, नहीं नहीं, भेड़िया मानव होते हैं, मैंने देखा है, मैंने उन्हें देखा है। जब मैं अपनी कार से अपने घर की ओर आ रहा था तो मैंने एक सुनसान सड़क पर, जिसके अगल बगल सिर्फ जंगल ही था, वहाँ मैंने दो लाल चमकती हुई आंखें देखी थी और वो बहुत ही ज़्यादा डरावनी थी। मुझे आज भी याद है, वो भेड़िया मानव उस रात मेरे पीछे पड़ गया था और उसने मुझसे कहा था कि मैं उसका पीछा ना करूं। उस रात तो मैं बहुत मुश्किल से बचा था, लेकिन आज भी वो रात याद है मुझे। और फिर उस महारानी ने कहा, अच्छा तो ये बताओ कि तुम्हारे पास कोई रास्ता है भेड़िया मानव को मारने का? और फिर ब्रूस ने कहा, मुझे क्या पता होगा, मुझे नहीं पता कि उस भेड़िया मानव को कैसे मारा जाए, लेकिन मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। पहले प्रॉमिस करो कि तुम मुझे उबलते हुए पानी में फेंकना और गरम कढ़ाई में तलवाना और जो भी सजाएं हैं वो सब नहीं दोगी, हाँ? और फिर महारानी ने कहा, अरे तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया, तुम तो छोटे बच्चे हो एकदम, तुम्हें कोई बात समझ नहीं आती। हाँ, कोई सज़ा नहीं देने वाली मैं तुम्हें, तुम्हारे लिए सब माफ़ है, अब कहो। और फिर ब्रूस ने कहा, मैं और मेरा एक भाई था, उसका नाम केविन था, मेरा नाम तो आप जानते ही हैं ब्रूस, और हम दोनों एक रिसर्चर हैं। एक शाम को हम एक जंगल में खुदाई कर रहे थे और हमें पता चला था कि उस जंगल के नीचे मतलब एक बहुत ही कीमती चीज़ है और वो काफ़ी ज़्यादा कीमती है, और उसी चीज़ को निकालने के लिए हमने काफ़ी देर तक खुदाई करी। खुदाई करते करते हमें एक बॉक्स मिला और उस बॉक्स को हम लेकर वहाँ से जा रहे थे, लेकिन हम पर किसी वेयरवुल्फ के झुंड ने अटैक कर दिया। उस दिन तो मैं और मेरा भाई वहाँ से बचकर निकल गए, लेकिन उस रात पता नहीं ऐसा क्या हुआ। उस बॉक्स में हमने खोल कर देखा तो एक लॉकेट था और वो लॉकेट बहुत ही ज़्यादा चमकदार था, बहुत ही ज़्यादा चमकदार। रात के अंधेरे में वो इस तरह से चमक रहा था जैसे मानो कोई दिव्य शक्ति उसके अंदर हो। मुझे इतना तो पता है वो कोई आम लॉकेट नहीं था, लेकिन उस रात मेरा भाई और वो लॉकेट दोनों गायब हो गए। मैंने हमारे शहर के सबसे पुराने रिसर्चर, जिनके पास सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, उनसे पता किया तो उन्होंने मुझे बताया कि उस लॉकेट के बारे में ज़्यादा जानना है तो आपके गांव में आके मतलब मुझे पता चलेगा। क्या आप मुझे उस लॉकेट के बारे में बता सकती हैं? और फिर ब्रूस ने उस महारानी की शक्ल देखी तो वो जो महारानी थी वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो गई थी। उस महारानी ने कहा, क्या तुमने उस लॉकेट को बाहर निकाल दिया? और फिर ब्रूस ने कहा, हाँ मैंने उस लॉकेट को बाहर निकाला, कोई गड़बड़ कर दी क्या हमने? और फिर उस महारानी ने कहा, तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है कि तुमने कितनी बड़ी गलती करी है उस लॉकेट को बाहर निकाल कर। तुम्हें पता भी है तुम्हारे भाई के साथ हुआ क्या है? पक्का तुम्हारे भाई को उस लॉकेट ने वश में कर लिया है
और शहर में और यहाँ पर जो भेड़िया मानव घूम रहा है वो और कोई नहीं बल्कि तुम्हारा भाई ही है। ब्रूस ने जब ये बातें सुनी तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई और उसने कहा, क्या ये कैसे हो सकता है? मेरा भाई और भेड़िया मानव? ब्रूस ने जो कुछ भी सुना था वो उस पर यकीन नहीं कर पा रहा था, लेकिन बीते कुछ दिनों में उसके साथ जो कुछ भी हुआ था वो सब ब्रूस को उस महारानी पर यकीन करने के लिए मजबूर कर दे रहा था। ब्रूस ने कहा, क्या मेरा भाई ही वेयरवुल्फ है? क्या वो कभी ठीक नहीं होगा? तुम्हें कुछ और पता है उस लॉकेट के बारे में? और फिर उस महारानी ने कहा, नहीं, मुझे ज़्यादा कुछ तो नहीं पता, लेकिन हाँ इतना जानती हूँ, मेरे पिताजी का जो कमरा है वहाँ कई सारी चीज़ें रखी हुई हैं। मेरे पिताजी का कमरा जो है, अब मेरे पिताजी तो नहीं है, लेकिन उनके कमरे में काफ़ी सारी किताबें हैं और मुझे पूरा यकीन है उस लॉकेट के बारे में उन किताबों में कुछ ना कुछ तो ज़रूर लिखा होगा। और फिर ब्रूस ने कहा, तो इंतज़ार किस बात का है? जाओ और वहाँ छानबीन करो और पता लगाओ उस लॉकेट के बारे में। और फिर उस महारानी ने कहा, ठीक है, मैं जाती हूँ और देखती हूँ ऐसी कोई किताब है जिसमें उस लॉकेट के बारे में जानकारी दी गई हो। और फिर वो महारानी वहाँ से जा ही रही थी, तभी अचानक से ब्रूस ने कहा, ज़रा सुनो, क्या मेरा एक काम करोगी? और फिर उस महारानी ने कहा, हाँ बोलो, क्या काम है? और फिर ब्रूस ने कहा, क्या तुम उस लड़की को जो मेरे साथ कैद थी उसे यहाँ भेज सकती हो? और फिर उस महारानी ने कहा, क्यों? उस लड़की से तुम्हें क्या काम है? तुम तो उसे जानते भी नहीं। और फिर ब्रूस ने कहा, हाँ मैं नहीं जानता, लेकिन कल रात हम थोड़ी देर साथ में थे तो हमने बातचीत करी थी और हमारे बीच दोस्ती हो गई है, तो मैं उससे मिलना चाहता हूँ और बात करना चाहता हूँ। और फिर उस महारानी ने गुस्से वाले चेहरे को बनाते हुए कहा, कोई ज़रूरत नहीं है उससे बात करने की, समझे तुम? मैं यहाँ पर हूँ ना तुमसे बात करने के लिए, तो उस लड़की की क्या ज़रूरत है? और फिर ब्रूस ने कहा, हाँ तुम तो हो, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम नहीं हो, लेकिन मुझे उस लड़की से बात करनी है, वो मेरी दोस्त है। और फिर उस महारानी ने कहा, नहीं, वो यहाँ पर नहीं आएगी। और फिर ब्रूस ने कहा, ठीक है, वो यहाँ पर नहीं आएगी तो कोई बात नहीं, मैं भी तुमसे बात नहीं करूँगा। उस महारानी ने जब ये बात सुनी तब उसने कहा, ये क्या बच्चों वाली हरकतें हैं? तुम मुझसे बात क्यों नहीं करोगे? तुम्हें बात करनी पड़ेगी, समझे तुम? और फिर ब्रूस ने कहा, तुम देख लेना, मैं तुमसे बात नहीं करूँगा। और फिर आखिर में परेशान होकर उस महारानी ने कहा, हाँ ठीक है, मैं भेजती हूँ उस लड़की को। वो महारानी वहाँ से चली गई और उसके बाद थोड़ी देर बाद वो लड़की वहाँ आ गई। ब्रूस ने उस लड़की से कहा, क्या तुम ठीक हो? और फिर उस लड़की ने कहा, हाँ मैं ठीक हूँ, तुम बताओ, तुम्हारी ज़ख्म भर रहे हैं कि नहीं भर रहे? और फिर ब्रूस ने कहा, हाँ ज़ख्म तो काफ़ी जल्दी भर रहे हैं, ये जो कोई भी औषधि लगा रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा कारीगर है। और फिर उस लड़की ने कहा, चलो बहुत अच्छी बात है, तुम जल्दी ठीक हो जाओ, कल रात तो मैं बहुत ही ज़्यादा डर गई थी। और फिर ब्रूस ने कहा, तुमने बेवकूफ़ी कर दी, तुम्हें भाग जाना चाहिए था, तुम बिना मतलब के रुक गई, मेरे चक्कर में तुम भी यहाँ फंस गई हो। और फिर उस लड़की ने कहा, न जाने क्यों मुझे ऐसा लगा कि तुम्हारे बिना वहाँ से भागना नहीं चाहिए और मेरी आत्मा मुझे गवाही नहीं दे रही थी, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ के जा नहीं सकी। जिसके जवाब में ब्रूस ने कहा, हाँ पता नहीं अब क्या होगा, जो भी होगा देखा जाएगा। और फिर वो जो महारानी थी वो एक बुक लेकर आई और वो बुक बहुत ही ज़्यादा पुरानी थी। महारानी ने उस बुक को खोला और कहा, ये देखो ब्रूस, यही है वो बुक, इसके बारे में मुझे मेरे पिताजी ने बताया था
इस बुक में काफ़ी रहस्यमय चीज़ों की जानकारी दी गई है। और इस पेज पे देखो, इस पेज से लेकर आगे के जितने भी पेज हैं उन सारे पेजेस में उस लॉकेट के बारे में जानकारी दी गई है। और फिर महारानी ने उस लड़की की तरफ देखा और कहा, तुम यहाँ से जाओ। और वो लड़की घबराते हुए वहाँ से जा ही रही थी, तभी अचानक से ब्रूस ने कहा, हे तुम क्यों जा रही हो? मत जाओ, यहीं रहो। तुम इसे भेज क्यों रही हो? अगर ये यहाँ खड़ी रहेगी तो प्रॉब्लम क्या है? ये मेरी दोस्त है। और फिर उस महारानी ने कहा, पता नहीं मैं तुम्हारी बातें क्यों मान रही हूँ। खैर मुझे क्या, ये लॉकेट तकरीबन 1000 से 1500 साल पुराना है। और ये जो लॉकेट है इसमें जो पत्थर लगा हुआ है जो कि चमकता है हरे रंग का, वो कोई आम पत्थर नहीं है, वो एक जादुई पत्थर है जिसमें कई सारी शक्तियां हैं। और वो लॉकेट किसी को भी अपने कब्जे में कर सकता है। और वो लॉकेट जिसको भी अपने कब्जे में कर ले वो भेड़िया मानव बन जाता है। उस लॉकेट की शक्तियों को काबू करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। हर कोई उन शक्तियों को काबू नहीं कर पाता। इसलिए अगर कोई ऐसा इंसान उस लॉकेट को पहन ले जो उस ताकत को कंट्रोल ना कर पाए तो वो एक आदमखोर भेड़िया मानव बन जाता है जिसके अंदर कोई भावनाएं नहीं होती। वो आदमी खुद पर से कंट्रोल खो देता है और वही करता है जो लॉकेट करवाता है। ब्रूस ने जब ये बात सुनी तब ब्रूस ने कहा, अच्छा हाँ तो और बताओ, मेरा मतलब ये लॉकेट आया कहाँ से? कहीं से तो इसकी शुरुआत हुई होगी ना? और फिर उस महारानी ने कहा, हाँ यहाँ लिखा तो हुआ है, तकरीबन 1000 साल पहले एक गांव हुआ करता था और उस गांव में एक आदमी रहा करता था जिसका दुनिया में कोई भी नहीं था। उसे जानवरों को पालने का बहुत शौक़ था। उसने काफ़ी सारे जानवर पाले हुए थे, लेकिन उसका जो सबसे पसंदीदा और प्यारा जानवर था जिस पर वो अपनी जान छिड़कता था वो एक भेड़िया था। उस आदमी ने अपने प्यार से उस खूंखार और खतरनाक भेड़िए को भी एक बहुत ही प्यारा जानवर बना दिया था। वो अपने जानवरों के साथ खुशी खुशी रहता था, लेकिन जो गांव वाले थे उन्हें ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती थी। उन्हें लगता था कि जो उस आदमी के जानवर है वो किसी न किसी दिन गांव वालों को नुकसान पहुंचा देंगे, इसलिए वो हमेशा उस आदमी को परेशान करते रहते थे ताकि वो गांव छोड़कर चला जाए। लेकिन उस आदमी के पास उस गांव में घर के अलावा कुछ भी नहीं था, इसलिए वो कहीं जा भी नहीं सकता था। एक शाम किसी ज़रूरी काम से वो दूर गया हुआ था और उस काम को करने में उसे 2-3 दिन बीत गए। 2 दिन बाद वो भागता हुआ आया क्योंकि उसे पता था कि उसके जानवर बेचारे भूखे प्यासे उसका इंतज़ार कर रहे होंगे। जैसे ही वो अपने घर गया तो उसने जो देखा उसे देखने के बाद उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई और उसका जो दिमाग था वो ख़राब हो गया क्योंकि उसने देखा कि उसके जो जानवर थे वो सब मरे हुए थे और उसका जो सबसे प्यारा जानवर था जो कि एक भेड़िया था वो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था और उसके पेट में काफ़ी गहरे वार किए गए थे और उन ज़ख्मों से काफ़ी खून बह रहा था। वो आदमी भागता हुआ अपने उस प्यारे भेड़िए के पास गया और वो जो भेड़िया था वो अपनी आंखों में आंसू लिए उस आदमी को देखता रहा और उस भेड़िए ने सांसें लेना बंद कर दिया और उसकी मौत हो गई। ये सब देखकर उस आदमी की आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो बेकाबू हो गया। वो गांव में इधर से उधर भागने लगा और लोगों से पूछने लगा कि आखिर ये सब किसने किया।
और फिर गांव वालों ने कहा कि उसके जानवरों को उन्हीं ने मारा है, क्योंकि वो जानवर गांव वालों के बच्चों को नुकसान पहुंचा सकते थे। और जैसे ही ये बात उस आदमी ने सुनी तो वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गया और पागल सा हो गया। वो गांव के लोगों को एक एक करके मारने लगा और फिर गांव के सारे लोगों ने मिलकर उस आदमी को काफ़ी बुरी तरह से पीटा और उसे अधमरा करके गांव के बाहर दूर एक जंगल में फेंक दिया। रात के वक्त वो आदमी अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था, लेकिन उसकी आंखों में बहुत ही ज़्यादा गुस्सा और बहुत ही ज़्यादा नफ़रत थी। वो जैसे तैसे खड़ा हुआ और उसने शैतान से मदद मांगी और उसकी मदद करने के लिए शैतान वहाँ पर आ भी गया। वो आदमी किसी भी हालत में गांव वालों से बदला चाहता था और उसने यही बात उस शैतान से कही। शैतान ने एक लॉकेट उस आदमी को दिया, जिसे पहनते ही वो आदमी धीरे धीरे ठीक होने लगा, उसके जख्म भरने लगे। वो आदमी ठीक तो हो गया, लेकिन उस शैतान ने कहा, मैंने तुम्हें ठीक तो कर दिया है, लेकिन याद रहे तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। मैं किसी के लिए कुछ भी मुफ्त में नहीं करता। बदले में तुम्हें मुझे 100 लोगों की बलि देनी होगी, और अगर तुमने मुझे बलि नहीं दी तो अंजाम बहुत ही ज्यादा बुरा होगा। ये कहकर शैतान वहां से चला गया और उस आदमी के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। उस आदमी ने अपने भेड़िए की आत्मा को दूसरी दुनिया से अपनी दुनिया में फिर से बुला लिया और उसे अपने लॉकेट में रहने का आदेश दे दिया, और उस भेड़िए की आत्मा जो थी वो उस लॉकेट के अंदर समा गई। एक रात वो आदमी वो लॉकेट पहनकर गांव के अंदर गया, और जैसे ही गांव वालों ने उस आदमी को देखा तो उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। गांव के एक आदमी ने कहा, ये पागल फिर से आ गया है, इतना मारा था इसे, मुझे तो लगा था कि इसकी लाश को अभी तक चील कौवे खा गए होंगे, है ये ठीक कैसे हो गया। और फिर उस आदमी ने कहा, जब तक तुम्हें मारूंगा नहीं तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी। और फिर गांव वालों ने जब यह बात सुनी तब वो उस आदमी को देखकर हंसने लगे। और फिर गांव वालों ने कहा, लगता है भाइयों एक बार मार खाकर इसका मन नहीं भरा, एक बार जिंदा बच गया तो इसे लग रहा है कि दूसरी बार भी जिंदा बच जाएगा। चलो इसकी गलत फहमी जो है वो दूर कर देते हैं। और जितने भी गांव वाले थे वो सब उस आदमी के पास आने लगे, और वो जो आदमी था वो हंसने लगा। उस आदमी की हंसी सुनकर गांव वालों के जो कदम थे वो पीछे हटने लगे, और तभी गांव वालों ने देखा कि उस आदमी ने अपनी लॉकेट को एक बार टच किया और उस लॉकेट से एक रोशनी निकली, और उस रोशनी के निकलते ही वो जो आदमी था उसके दांत एकदम नुकीले बाहर आने लगे, एकदम भेड़िए की तरह। उसके शरीर पर कई सारे बाल आ गए और उसकी जो आंखें थी वो लाल हो गई। देखते ही देखते वो 9 से 10 फुट के एक भेड़िया मानव में बदल गया, और उस आदमी को देखकर गांव वाले अपनी जान बचाकर इधर से उधर भागने लगे, लेकिन उस आदमी ने किसी को भागने का मौका नहीं दिया। उस गांव में तकरीबन 300 से 400 लोग थे। उनमें से कई सारे लोगों को उस आदमी ने, जो कि भेड़िया मानव बन गया था, उसने मौत के घाट उतार दिया, और उनमें से 100 लोगों की बलि
उसने शैतान को दे दी। अपना बदला लेने के बाद वो अलग अलग गांव में जाता और उसको लोगों को मारने में काफ़ी मज़ा आने लगा था। शैतान ने उसको जो भी शक्तियां दी थी वो सारी शक्तियां धीरे धीरे उस आदमी के अंदर से इंसानियत को ख़त्म कर रही थी और इसी वजह से वो जिस गांव में भी जाता उस गांव को बर्बाद कर देता। कई गांव बर्बाद करने के बाद वो एक ऐसे गांव में गया, वहाँ एक बहुत ही बुजुर्ग आदमी थे और जब उन्होंने उस आदमी को देखा तो वो समझ गए कि उस आदमी के पास शैतानी शक्तियाँ हैं और उन बूढ़े आदमी ने उस आदमी को गांव के बाहर रुकने का आदेश दिया, लेकिन वो आदमी नहीं रुका और गांव के अंदर आता रहा और आखिर में उसने अपना असली रूप दिखा दिया। वो एक भेड़िया मानव बन गया और गांव के लोगों को मारने लगा। वो जो बुजुर्ग आदमी थे वो एक पुजारी थे और उनके पास भी कई सारी शक्तियां थी, लेकिन बूढ़े होने की वजह से उनकी शक्तियां जो थी वो कम हो गई थी। लेकिन उनके पास जितनी भी शक्तियां थी उन्होंने अपनी पूरी शक्तियों का इस्तेमाल करके उस आदमी के गले से जो लॉकेट था उसे बाहर निकाल दिया और उस लॉकेट के बाहर आते ही वो जो आदमी था उसकी सारी शक्तियां खत्म हो गई। उस आदमी को सज़ा के तौर पर कैदी बना लिया गया और उस लॉकेट को उन बुजुर्ग आदमी ने अपने पास रख लिया। जैसे जैसे आसपास के गांव में उस लॉकेट के बारे में पता चला कि उस लॉकेट में जादुई शक्ति हैं, तो वहाँ से कई सारे लोग उस लॉकेट को हासिल करने के लिए आने लगे। लेकिन वो बुजुर्ग पुजारी हमेशा उस लॉकेट को बचा लेता, क्योंकि उसे पता था कि अगर ये लॉकेट किसी गलत हाथ में पड़ गया तो हर तरफ सिर्फ बर्बादी ही बर्बादी होगी। इसलिए उन बुजुर्ग आदमी ने उस लॉकेट को एक जंगल में छुपा दिया ताकि उसके बारे में कोई पता ना लगा पाए। और तब से लेकर अब तक वो लॉकेट उसी जंगल में दफन था जब तक तुमने उसे बाहर नहीं निकाल दिया। ब्रूस ने ये सारी बातें सुनी तो ब्रूस ने कहा, अगर ये सारी बातें सच है तो हमने तो बहुत बड़ी गलती कर दी है। और फिर उस महारानी ने कहा, रुको, अभी यहां पर और भी लिखा हुआ है। और फिर ब्रूस ने कहा, तो पढ़ो फिर। और फिर उस महारानी ने पढ़ना शुरू किया। उस बुजुर्ग आदमी ने उस लॉकेट को जंगल के अंदर दफना दिया और वो जो आदमी था जो कि कैद में था उसकी मौत हो गई। और उन बुजुर्ग आदमी ने उस आदमी की लाश को एक गुप्त जगह पर दफना दिया, क्योंकि उस आदमी के अंदर बुरी शक्तियों ने वास कर लिया था। और वो जो लॉकेट है वो किसी और इंसान को अपने कब्जे में करके उस आदमी को ढूंढेगा और उसे एक बार फिर से जिंदा कर देगा। और अगर एक बार वो आदमी जाग गया और अगर इस बार वो जाग गया तो उसे मार पाना नामुमकिन होगा, क्योंकि वो तो पहले से ही मरा हुआ है। और फिर ब्रूस ने कहा, इसका मतलब वो लॉकेट मेरे भाई केविन को कब्जे में लेकर अपने उस मालिक को जिंदा करना चाहता है। और फिर उस महारानी ने कहा, हाँ, तुम सही कह रहे हो। और फिर ब्रूस ने कहा, तो उस आदमी की जो लाश है वो कहाँ दफन है? और फिर उस महारानी ने कहा, मैं जानती हूँ वो लाश कहाँ दफन है। जब ये बात ब्रूस ने सुनी तो ब्रूस ने कहा, तुम्हें इतना सब कैसे पता है? किताब के मुताबिक तो उन बुजुर्ग आदमी ने उस आदमी की लाश को एक गुप्त जगह रखा हुआ था, तो तुम्हें उस बारे में कैसे पता? और फिर उस महारानी ने कहा, क्योंकि वो बुजुर्ग आदमी और कोई नहीं बल्कि हमारे पूर्वज ही थे। उन्हें पता था कि एक ना एक दिन संभावनाएं हैं कि कोई
उस लॉकेट को बाहर निकाल लेगा और फिर मौत का जो सिलसिला है वो शुरू हो जाएगा। इसलिए पीढ़ी दर पीढ़ी हमें ये बात बताई गई कि आखिर वो लाश कहाँ पर छुपी हुई है। और फिर ब्रूस ने कहा, तो अच्छा बताओ वो लाश कहाँ पर है, क्या तुम जानती हो? और फिर उस महारानी ने कहा, हाँ मैं जानती हूँ, वो अमेज़न के जंगलों में ही है और यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। लेकिन मुझे ये भी पता है कि वो बुरी शक्ति तुम्हारे भाई को कब्जे में कर कर उसके ऊपर कंट्रोल कर कर उस आदमी की लाश को ढूंढ रही है। तभी वो कल रात गांव के पास आया था और अगर हमने जल्द ही कुछ नहीं किया तो वो अपने मकसद में कामयाब हो जाएगा और उसके बाद चीज़ें हमारे काबू से बाहर हो जाएंगी। ब्रूस ने कहा, अच्छा ठीक है मैं समझ गया, लेकिन अब हमें क्या करना चाहिए? वहां पर वो जो लड़की खड़ी थी उस लड़की ने भी कहा, ये तुम लोग कैसी बातें कर रहे हो, मेरे तो कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा। और फिर ब्रूस ने कहा, मैंने तुम्हें अपने भाई और लॉकेट के बारे में बताया था ना, ये सब उसी से जुड़ी हुई बातें हैं। और फिर उस लड़की को भी सारी बातें समझ में आ गई। ब्रूस ने कहा, तो हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें उस लाश को निकाल कर कहीं और ऐसी जगह रख देना चाहिए जहां उसे कोई ढूंढ ना पाए? और फिर उस महारानी ने कहा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वो लॉकेट आज नहीं तो कल, उसे टाइम भले ही लगेगा लेकिन वो लाश को ढूंढ लेगा। और फिर ब्रूस ने कहा, तो हमें उस लाश को समुद्र में फेंक देना चाहिए, तो उसे कभी लाश मिलेगी नहीं। और फिर उस महारानी ने कहा, यह आइडिया अच्छा है लेकिन यहाँ आसपास कहीं समुंदर नहीं है, और जहाँ पर समंदर है वहाँ अगर हम लाश को ले जाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा वक्त लग जाएगा और हो सकता है बीच में ही वो भेड़िया मानव हमें रोक दे, तो इसमें भी बहुत ज़्यादा खतरा है। और फिर ब्रूस ने कहा, तो हमें क्या करना चाहिए? और फिर उस महारानी ने कहा, मुझे तो लगता है कि